हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जेनेटिक कोड क्या है और इसे हमें क्यों समझना है, इसकी खोज क्यों हुई, किस प्रकार से वैज्ञानिकों को लगा कि जेनेटिक कोड होता होगा, है ना। तो इस चैप्टर में हमने इसके पहले पढ़ा था mRNA और tRNA के स्ट्रक्चर के बारे में, और हम आगे ये पढ़ेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार से होगा, प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में या हर एक जीव के शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसी इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसके बगैर हमारे शरीर का संचालन असंभव होता है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो सभी प्रोटीन से बनते हैं। तो सबसे मुख्य बात हमें ये जानना है कि किसी भी जीव के बॉडी में प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण पढ़ने से पहले हमने देखा था mRNA और tRNA का स्ट्रक्चर, क्योंकि उसका भी प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल है। और आज हम देखेंगे जेनेटिक कोड क्या होता है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जानने के लिए जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो जेनेटिक कोड एक्चुअल में बच्चों, जैसे अभी हमने इसके पहले क्लास में क्या पढ़ा था, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए द्विगुणन। तो वहां पर रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन में हमने देखा था डीएनए से डीएनए बनता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस में आपको दो प्रोसेस आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, अनुलेखन और अनुवादन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से डीएनए से आरएनए बनेगा, mRNA। तो ट्रांसक्रिप्शन में हम पढ़ते हैं डीएनए से mRNA, मैसेंजर आरएनए बनता है, जो कि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक मतलब इसके आधार पर इसका निर्माण होगा, पूरक स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, पूरक रज्जु बनेगा। ट्रांसलेशन में क्या होगा, ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। अब प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है आपका, हम इसको प्रोटीन फॉर्मेशन होगा चेन से, पॉलीमर एमिनो एसिड का चेन बनाता है, एमिनो एसिड, चेन ऑफ एमिनो एसिड क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। अब ये जो चेन ऑफ एमिनो एसिड होता है, ये कैसे बनेगा, कैसे, कौन डिसाइड करेगा कि ये चैन कैसे बनेगा, एमिनो एसिड आपस में कैसे जुड़ेंगे, कौन सा एमिनो एसिड आपस में जुड़ेगा, क्योंकि ये एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तब प्रोटीन बनता है। क्योंकि आपको पता है प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन। तो जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तब एक पर्टिकुलर प्रोटीन का निर्माण होता है। अब यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड कब जुड़ेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये चीज को हमें समझना है। यहीं पर हमें इम्पोर्टेंट जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसमें डीएनए से mRNA बनेगा, जिसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, और उसके बाद ट्रांसलेशन यानी अनुवादन में बनेगा चेन ऑफ एमिनो एसिड, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, जो कि प्रोटीन बनाता है। अब ये जो चेन ऑफ एमिनो एसिड है, यही मुख्य चीज है ट्रांसलेशन में। इस चेन ऑफ एमिनो एसिड को जुड़ने के लिए, बनाने के लिए कि एक पर्टिकुलर अमीनो अम्ल किसके बाद किस अमीनो अम्ल से जुड़ेगा, उसके लिए आवश्यकता पड़ती है जेनेटिक कोड। यानी कि वैज्ञानिकों की खोज का कारण यही चीज बना। वैज्ञानिकों के माइंड में यही आया
कि कैसे अमीनो एसिड आपस में किस प्रकार से जुड़ते होंगे, ऐसे किस सूचना के आधार पर अमीनो एसिड आपस में जुड़ते होंगे और प्रोटीन बनाते होंगे। यहीं पर जेनेटिक कोड की अवधारणा प्रारंभ हुई। अब वैज्ञानिकों ने ये समझा, चलिए पहले हम जेनेटिक कोड क्या है ये समझ लेते हैं। जेनेटिक कोड 3 नाइट्रोजन क्षार से बना हुआ एक भाषा है, 3 नाइट्रोजन बेस। जेनेटिक कोड, कोड यानी आनुवांशिक कोड यानी कि कोई सूचना, तो ये एक 3 नाइट्रोजन बेस से बनी हुई एक भाषा होती है जो किसी एक विशिष्ट एमिनो एसिड को कोड करती है। 3 नाइट्रोजन क्षार की बनी एक भाषा है जो किसी एक विशिष्ट, एक स्पेशल एमिनो एसिड को कोड करती है। तो जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड जो है वो 3 नाइट्रोजन क्षार से बना होता है। नाइट्रोजन क्षार आप याद रखिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन यहाँ पर जब हम ट्रांसक्रिप्शन बनाते हैं तो डीएनए से आरएनए बनता है, और आपको पता है आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होगा। तो इस प्रकार से एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल जो कि नाइट्रोजन क्षार होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन बनाते हैं, और यही न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन जो एमआरएनए पर उपस्थित होती है, यही 3-3 नाइट्रोजन मिलकर के आपस में कोडान बनाएंगे, कूट बनाएंगे जो कि एक विशिष्ट एमिनो एसिड को कोड करेगी। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार से जेनेटिक कोड क्या है? 3 नाइट्रोजन क्षार से बनी हुई एक भाषा है जो कि एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल पर्टिकुलर एमिनो एसिड को ही कोड करती है, उसके लिए वह सूचना लेकर के आती है। जैसे अगर यहाँ पर AUG है तो ये AUG जो होता है वह मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है, मिथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करेगा। और ये इसी प्रकार से GUG होता है जो कि वैलिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, और ये कोडान कहाँ पर उपस्थित होते हैं? कोडान एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं, कोडान एमआरएनए पर होते हैं, कोडान एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं। कोडान का एमआरएनए पर पाया जाने वाला जो सीक्वेंस होगा, जो अनुक्रम होगा, यानी किस सीक्वेंस में ये कोडान एमआरएनए पर उपस्थित होते हैं, और यही सीक्वेंस तय करेगी कि प्रोटीन चेन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस कैसा होगा। समझ में आई बात? एमआरएनए पर ये कोडान मौजूद है, एमआरएनए पर जो जो जैसा जैसा कोडान मौजूद होगा, इसका जो सीक्वेंस रहेगा, इसका जो अनुक्रम रहेगा, यही एमआरएनए पर उपस्थित कोडान का अनुक्रम ही तय करेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस बनते समय कौन कौन सा एमिनो एसिड जुड़ेगा। एमिनो एसिड का सीक्वेंस कौन तय करेगा? एमआरएनए पर उपस्थित कोडान। क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि ये कोडान एक, भाई ये कोडान आया मिथियोनिन को, ये आया वैलिन को, ऐसे ही अलग अलग एमिनो एसिड के लिए अलग अलग कोडान अपनी सूचना लेकर के आएंगे, और वो जो पहले आएगा उस हिसाब से एमिनो एसिड आपस में क्या होते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि एमआरएनए पर उपस्थित कोडान का जो अनुक्रम होगा वह तय करता है प्रोटीन संश्लेषण पर एमिनो एसिड के अनुक्रम को। क्लियर? सीक्वेंस ऑफ कोडान तय करता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन। क्लियर? तो इस प्रकार से एमआरएनए पर ये कोडान उपस्थित होते हैं, और यही तय करता है कि प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो कौन कौन सा एमिनो एसिड आपस में जुड़ता है। अब यहाँ पर हम जेनेटिक कोड से संबंधित कुछ बातों को समझ लेते हैं। पहले वैज्ञानिकों ने
आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 20 एमिनो एसिड्स होते हैं और अब वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि ये जो 20 एमिनो एसिड्स हैं उसको कोड करने के लिए 20 कोडान चाहिए। उस दिशा में उन्होंने काम किया 20 एमिनो एसिड के लिए। तो पहले उन्होंने ये सोचा कि एक सिंगल कोड होता होगा, जेनेटिक कोड। थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। जेनेटिक कोड यदि सिंगल कोड होगा, सिंगल कोड, अब हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, एडेनिन, चलो AUG और C या ACUG। अब यहाँ पर ये 4 ये जो 4 क्षार है, नाइट्रोजन के क्षार, यदि ये एक एक एमिनो अम्ल को कोड करते हैं तो केवल 4 एमिनो एसिड कोड होंगे। तो फिर 16 एमिनो एसिड को कौन कोड करेगा? इसलिए यह बिल्कुल भी गले नहीं उतरा कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब उसके बाद डुप्लेट यानी कि डबल कोड के बारे में, कि अगर हो सकता है 2-2 क्षार मिलकर के एक एमिनो एसिड को कोड करते होंगे, तो ये भी देखा कि मान लो डबल करते हैं तो UCAG मान लो हम लेते हैं UCAG, और उसी प्रकार मान लीजिए ये डबल कोड बनाते हैं UCA और G। तो यहाँ पर ये डबल कोड बनेंगे UC UA। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये जो 16 है तो 16 आपके कोडान होंगे। अगर ये डुप्लेट लेते हैं तो केवल कितने कोडान हो गए? 16। तो ये 16 एमिनो एसिड को कोड करेंगे। तो फिर 4 एमिनो एसिड को कौन कोड करेगा? तो ये भी सक्सेस नहीं हो पाया, ये भी अवधारणा। ठीक है, तो ये सिंगल में भी नहीं हो पाएगा, डबल में भी नहीं होगा। फिर ट्रिपलेट कोड की खोज हुई। अब ट्रिपलेट कोड में जो अवधारणा प्रस्तुत की गई वो ट्रिपलेट, त्रिकूट, है ना। ये जॉर्ज गेमेओ ने सबसे पहले बताया था। जॉर्ज गेमेओ, इन्होंने सबसे पहले बताया था। और उसके बाद इसमें हमारे जो साइंटिस्ट थे नीवेनबर्ग एंड खुराना ने इनकी पुष्टि की थी। नीवेनबर्ग एंड खुराना ट्रिपलेट कोड के बारे में सबसे पहले जॉर्ज गेमेओ ने बताया था, और नीवेनबर्ग एंड खुराना ने बहुत इस पर प्रयोग करके, इन पर बहुत स्टडी करके इन्होंने इसकी पुष्टि की कि जेनेटिक कोड जो होता है वह ट्रिपलेट होता है। तो किस प्रकार से ट्रिपलेट होता है, उन्होंने अवधारणा प्रस्तुति कैसे होता है। ये हमारे पास में 4 नाइट्रोजन क्षार है, और ये 4 नाइट्रोजन क्षार अगर इनके साथ ट्रिपलेट कोड कैसे बनाते होंगे? UC A और G। तो उन्होंने पोजीशन दिया, 3 पोजीशन यहाँ पर निश्चित की कि किस प्रकार से ये कंबाइंड होते होंगे। ये इन्होंने फर्स्ट पोजीशन माना इसे, ये सेकंड स्थिति, सेकंड पोजीशन कौन सा? ये वाली लाइन। और थर्ड पोजीशन में उन्होंने यहाँ पर थर्ड पोजीशन दिया, तो उसमें हर एक नाइट्रोजन क्षार के साथ में यहाँ पर हम इसको चेकर बोर्ड की सहायता से हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रिपलेट कोड बनता है। यहाँ आप लिखेंगे UCAG, ये 4 क्षार यहाँ पर रहेंगे, ये 4 क्षार इस प्रकार से। अब जब ये कंबाइंड होते हैं तो ये U और थर्ड पोजीशन का फर्स्ट वाला U, ठीक है, U सेकंड C, U थर्ड A और U फोर्थ G। तो इस प्रकार
प्रकार से आप देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर कोडान बन गए। उसी प्रकार सेकंड क्षार के साथ U C U U C C U C A और U C G। तो इस प्रकार से 4 कोडान हमें मिलते जा रहे हैं। फिर U A U U A C U A A U A G U G U U G C U G A U G G। इस प्रकार से देखा गया तो यहाँ पर 16 आपके खाने हैं और हर एक में 4 कोडान। तो इस प्रकार से 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 64 कोडान प्राप्त होते हैं। और ये अवधारणा प्रस्तुत की गई, यानी कि कुल 64 कोडान बनते हैं और जिसमें से 64 में से 61 कोडान ही कोड करते हैं। 61 कोडान कोड करते हैं और ये 61 कोडान ये माना गया कि 20 अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए इनफ है, काफी है ना। तो 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 61 कोडान काफी होते हैं। अब हमने तो 64 कोडान यहाँ पर बनाए, 61 कोडान कोड कर रहे हैं। तो 3 कोडान क्या है? 3 कोडान ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। 3 कोडान ये कौन कौन से होते हैं? ये 3 कोडान जो किसी को कोड नहीं करते, UAA, UGA और UAG। ये जो 3 कोडान होते हैं UAA, UGA, UAA किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। क्लियर? और चूंकि ये 3 कोडान UAA, UGA और UAG किसी कोडान को कोड नहीं करते, इसलिए इन्हें बोला जाता है स्टॉप कोडान, नॉनसेंस कोडान या टर्मिनेटिंग कोडान। 3 नाम है इस तीनों कोडान के, स्टॉप कोडान या नॉनसेंस या टर्मिनेटिंग कोडान। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो कोडान होते हैं याद रख लीजिए, UAA, UGA और UAG। ये तीनों कोडान स्टॉप कोडान कहलाते हैं या नॉनसेंस कोडान कहलाते हैं या टर्मिनेटिंग कोडान कहलाते हैं और हिंदी में हम इसे कहते हैं समापन कूट या समापन कोडान। जिस प्रकार से ये समापन कोडान होता है उसी प्रकार से प्रारंभन कोडान होता है या इनिशिएशन कोडान होता है या स्टार्ट कोडान होता है। समापन कोडान की स्टार्ट कोडान कैसा होगा? जो स्टार्ट करता है, सबसे पहला कोडान हमेशा होगा AUG, जिसको जो मिथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्टार्ट कोडान या इनिशिएशन कोडान कहते हैं। और समापन कोडान 3 होते हैं। तो स्टार्ट कोडान याद रखिए AUG जो मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है और स्टॉप कोडान 3 होते हैं UAA, UGA और UAG, जिसे हम स्टॉप कोडान, समापन कोडान, टर्मिनेटिंग कोडान या नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से ट्रिपलेट कोडान की अवधारणा प्रस्तुत की गई। अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। कुछ मुख्य बातों को हम देखेंगे उनके प्रॉपर्टीज के तहत। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टीज है
प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि जेनेटिक कोड जो होता है वह यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल या सार्वत्रिक का मतलब होता है कि एक वो छोटी सी बैक्टीरिया से लेकर एक ह्यूमन बीइंग तक, है ना, एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए पर्टिकुलर कोडान ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जीव के अनुसार उसका कोडान बदलते जाएगा, कि किसी जीव में मिथियोनिन को कोई और कोडान कोड कर रहा है, मनुष्य में मिथियोनिन को कोई और कोडान कोड कर रहा है। नहीं, हर जीव में कोडान एक हर निश्चित होता है कि वह किसी इसी एमिनो एसिड को क्या करेगा, कोड करेगा। इसलिए हम इसे कहते हैं कि जेनेटिक कोड सार्वत्रिक होता है। दूसरा जो है, जेनेटिक कोड कंटिन्यूअस होता है, कोई पंक्चुएशन नहीं होता उसमें, कोमा विहीन होता है, सतत होता है ना। जब हम उसे लिखते हैं वो सतत होता है, ये नहीं कि ट्रिपलेट होता है तो हम ए यू जी उसके बाद कॉमा लगा दिए जी यू जी, ऐसा अलग अलग नहीं। यह कंटिन्यू होता है, स्ट्रैंड में कंटिन्यू होता है, ठीक है, कंटिन्यू होता है। इसीलिए हम कहते हैं कोमा विहीन होता है। इस प्रकार से कोई इसमें पंक्चुएशन नहीं लगता है, ये एक विशेष इसका प्रॉपर्टी होता है। तीसरा जो मैंने अभी बताया था, प्रारंभन कोडान, स्टार्ट कोडान कौन सा होता है? AUG होता है। स्टार्ट कोडान हमेशा AUG होगा, जो कि मिथियोनिन को कोड करता है। मिथियोनिन एमिनो अम्ल को कोड करता है AUG। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट चीज, जेनेटिक कोड विशिष्ट होता है। विशिष्ट का क्या मतलब? विशिष्ट यानी स्पेशल। कुछ स्पेशल का मतलब होता है एक कोडान है, भाई मैं ये कोडान हूँ, मैं इसी एमिनो एसिड को कोड करूंगा, मैं स्पेशल हूँ, किसी एमिनो एसिड को और कोड करने नहीं जाऊंगा। अर्थात एक एमिनो एसिड एक कोडान एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा। क्लियर? एक कोडान एक एमिनो एसिड को कोड करता है। वन कोडान वन एमिनो एसिड को कोड करता है, इसीलिए इसको कहा गया है जेनेटिक कोड विशिष्ट होता है। क्लियर? अगर AUG मिथियोनिन को कोड करता है, यहाँ पर एक अपवाद है दो एमिनो एसिड के साथ में, एक है आपका ट्रिपोफैन और मिथियोनिन को AUG ही कोड करते हैं। एक अपवाद है, बाकी सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो हम पूरे तरीके से कह सकते हैं जेनेटिक कोड विशिष्ट होता है, यानी एक कोडान एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है? दूसरा, नेक्स्ट, इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड की अपहासिता, डीजेनेरेसी। अपहासिता का मतलब क्या है? जेनेटिक कोड की अपहासिता मतलब एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडान से कोड हो सकता है, कोड हो सकता है। जेनेटिक कोड की अपहासिता मतलब एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडान से कोड हो सकता है। अब इसमें दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए। जेनेटिक कोड विशिष्ट होता है, जेनेटिक कोड की अपहासिता, ये दोनों चीज को आप क्लियर समझिए। जेनेटिक कोड विशिष्ट होता है मतलब एक कोडान एक एमिनो एसिड को ही कोड करेगा। आया समझ में? जैसे अभी हमने कहा था AUG जो होता है वो मिथियोनिन को कोड करेगा। ठीक है? उसी प्रकार अभी हमने देखा था
जब AUG मिथियोनिन को कोड करता है तो GUG किसको कोड करेगा? वैलिन को कोड करता है। अपना अपना कोड हर एमिनो एसिड के पास में होता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? जेनेटिक कोड की अभाषिता का मतलब एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडान से भी कोड हो सकता है। जैसे अगर मिथियोनिन या वैलिन AUG और GUG से कोड होता है तो हो सकता है दूसरा कोई कोडान भी इन दोनों को कोड करता हो। आया समझ में? तो ये एक कोडान के पास में एक ही काम है कि हम इस एमिनो एसिड को कोड करेंगे, लेकिन एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडान से भी कोड हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में 61 कोडान है ना। अगर एक एक कोडान एक एक एमिनो एसिड को कोड करेगा तो 20 तो ऐसे ही हो गए। आया समझ में? तो अपने पास में और कितने बचे? 41 और बचे हुए हैं। तो वो 41 कोडान फिर से इस 20 एमिनो एसिड को फिर से किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते करता है। क्लियर हुआ? इसीलिए हम इसको जेनेटिक कोड की अभाषिता कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिए। जेनेटिक कोड विशिष्ट होते हैं, यानी एक कोडान एक एमिनो अम्ल को कोड करेगा, लेकिन वही हम ये देख रहे हैं कि एक एमिनो एसिड एक से अधिक कोडान से कोड हो सकता है। अपवाद के रूप में है मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। मिथियोनिन प्लस ट्रिप्टोफैन जो होता है वह एक ही कोडान से कोड होता है। एक और इसमें प्रॉपर्टीज है जो आपको जानना चाहिए। जेनेटिक कोड वुबली बेस, जेनेटिक कोड में वुबली बेस होता है। वुबली बेस का मतलब क्या होता है? जो स्थिर ना हो, जो स्थिर ना हो, है ना। और अक्सर जो थर्ड बेस होता है, थर्ड बेस मतलब ये वाला, ये वुबली बेस होता है। अभी हमने कॉलम बना करके देखा था ना, तो जो तीसरा वाला जो क्षार होता है, नाइट्रोजन क्षार, वो अक्सर स्थिर नहीं होता है। ठीक है, और इसलिए हम इसको वुबली बेस कहते हैं। इसी पर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। आपको बताया गया था पॉइंट म्यूटेशन के समय में, यानी जेनेटिक कोड उत्परिवर्तन के कारण बदल सकता है। जेनेटिक कोड में परिवर्तन हो सकता है, किस वजह से? म्यूटेशन की वजह से। पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु परिवर्तन, आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया के बारे में, है ना। सिकल सेल एनीमिया के समय में मैंने पॉइंट म्यूटेशन के समय में बताया था कि नॉर्मल पोजीशन के समय में सिकल सेल में जो कोड रहता है वह GAG होता है, और नॉर्मल में यह GAG जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है सिकल सेल एनीमिया में। लेकिन म्यूटेशन, जब पॉइंट म्यूटेशन होता है तब यह यहाँ पर A की जगह में GUG हो जाता है। तो ये तो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, लेकिन जब यहाँ पर म्यूटेशन के फलस्वरूप A की जगह जब U आ जाता है तो यह वैलिन को कोड करता है, और इस कारण सिकल सेल एनीमिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार म्यूटेशन प्रभावित करता है किसको? जेनेटिक कोड को। क्लियर बच्चों? तो टोटल इन ब्रीफ हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट जेनेटिक कोड क्या है, यह एक आनुवांशिक कूट क्या है, यह एक भाषा है, 3 नाइट्रोजन क्षार से बनी एक भाषा है जो किसी एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करती है। AUG प्रारंभन कोडान होता है, GUG, GAG और GUG ये सब तीनों समापन कोडान होते हैं। और प्रॉपर्टीज में हमने देखा यूनिवर्सल होता है, पंक्चुएशन नहीं होता है, एक कोडान एक एमिनो एसिड को कोड करता है, लेकिन एक एमिनो एसिड एक से अधिक कोडान से कोड हो सकता है। क्लियर?
तो ये तीनों कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जेनेटिक कोड के बारे में। अब चूंकि हम mRNA tRNA का स्ट्रक्चर भी हमें पता चल गया है, जेनेटिक कोड के भी बारे में पता चल गया है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन या प्रोटीन सिंथेसिस का पहला स्टेप। ओके।